हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूलवादी और संविधान के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने जो है इसके पहले जो है पिछली वीडियो में जो है 165 प्रश्नों को हल किया था। आज हमारा 166वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। और बी की बात करेंगे तो बी जो लिखा है इसमें कि संसद को किसी अंतर राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ नियुक्त किया गया है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ए और बी दोनों इसमें से कोई नहीं। बी की बात करेगा तो केवल ए, और इसमें सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है ए और बी दोनों, और डी की बात करेंगे केवल बी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद अंतर्राज्यीय नदियों को या नदी घाटी के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकेंगे, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 167 की। 167 क्या लिखा है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 352 में क्या कर सकता है तो राष्ट्रीय आपात की लगा सकता है, और 356 में क्या हो सकता है तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो अनुच्छेद का प्रयोग जो है कर सकता है। और अब तक भारत में 3 बार जो है अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध समय, दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध, और जून 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से जो है प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो आगे इसमें जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखा है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, रक्षा मंत्री के पास है ना। इन तीनों में देख के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए की बात करेंगे पी और क्यू दोनों, केवल पी, पी और आर दोनों, केवल आर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर पी इसका क्या हो जाएगा, यानी बी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पास जो ये सब क्या अधिकार है युद्ध की घोषणा करने का, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है एवं समस्त कार्यपालिका कार्य उसी के नाम पर होता है। अतः भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ऐसा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है ना, राष्ट्रपति के पास यही सलाह होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 169 की। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए लिखा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, और भारत का मुख्य जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 170 की।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। जो अनुच्छेद किस में है? तो 58 में इसको लिखा गया है ना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए के, यूके के, यूएसएसआर से और फ्रांस से, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी भारत के राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है और किस देश से लिया गया है? तो ये जो है यूएस यानी अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है कि राष्ट्रपति पर आप क्या कर सकते हैं? तो महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण का क्या करता है? तो उपबद्ध करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 172। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष है, 75 वर्ष है, 80 वर्ष है, कोई सीमा नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तारीख 5 वर्ष की अवधि पर धारण करके करेगा, परंतु इसमें जो है संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर जो है कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 173 प्रश्न की। ठीक है, क्या लिखा है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है लोकसभा अध्यक्ष, और डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है उपराष्ट्रपति, है ना। तो अभी हमने बता भी दिया था कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो अनुच्छेद कितना है? तो 118 में। ठीक है, यानी 108 अनुच्छेद के द्वारा अधिवेशन बुला सकता है और 118 के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन की जाती है। ठीक है, आगे आगे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत इसमें जो है वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? 1 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 महीने के अंदर उसको क्या कर देना चाहिए? तो अनुमोदित कर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए लिखा है जो अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अथवा जब राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह के अंदर संसद द्वारा इसे अनुमोदित कर देना चाहिए, अन्यथा वह क्या होता है? तो प्रवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे उतना बार क्या कर सकता है? तो खड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का जो उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 177 की। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन ए की बात करेगा 3 महीना, बी की बात करेगा 6 महीना, 9 महीना, अनिश्चित काल के लिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने के लिए जो है अध्यादेश जो है लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख सकते हैं इसका डिस्कस।
अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए, जो कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य की अधिकतम अवधि है, लागू रहता है, जबकि संसद के समेत जो है होने की 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संसद को दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है ना। और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो लिखा है केवल बी जो लिखा है केवल ए, सी जो लिखा है ए और बी दोनों ही नहीं, डी जो लिखा है ए और बी दोनों है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल बी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन में सत्र न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर क्या करना चाहिए, तो अनुमोदित कर देना चाहिए। ठीक है, आगे 189। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी संसद के सदस्यों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है किया जाता है। अनुच्छेद 66 और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होता है, तो गुप्त होता है। ठीक है, आगे 180। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, और आगे सी जो लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, और डी की बात करेगा संसद द्वारा ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है जो भारतीय संविधान के 56 के खंड 1 के उपखंड के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों तक जो है नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प के संसद के रूप में कम से कम 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर सहित जो है प्रस्तावित होना चाहिए। ठीक है, आगे 181 की बात करेंगे। कैबिनेट का क्या तात्पर्य होता है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलिए देखिए लिखा है जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद से में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्रिमंडल भी शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने अनुच्छेद 74 तथा लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 के संदर्भ में संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जबकि मंत्रिमंडल का जो उल्लेख होता है वो कहाँ होता है, तो मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन में जो इसका क्या है, तो उल्लेख है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 182 की। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक और वही शासक होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संदर्भ में
संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें जो है 113वां प्रश्न जो लिखा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसके बारे में जो लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद का लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा, अतः इसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो है होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 184 की। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा की बहुमत पार्टी द्वारा क्या करता है तो नामित किया जाता है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा क्या करता है तो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें जो लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समानतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत द्वारा पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति व संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर वह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है और कि वह उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 185 की। इसमें लिखा है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से को जवाबदेह है, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में रिसर्च लिखा है। जो संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे 186, इसमें जो लिखा है 186 की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50, 60। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 होनी चाहिए। ठीक है, आगे चाहे तो देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है। जो लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत 198 के अनुसार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा से कम 50 सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश की वीडियो किन किन जिलों से देख रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।